हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 2 पेपर 2 सब्सिडियरी के लेसन फर्स्ट और बीए पार्ट 1 के पेपर 2 पार्ट 1 ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं पाठ प्रस्तुत जो करने जा रहा हूँ वह पाठ असामान्य मनोविज्ञान एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें असामान्य मनोविज्ञान के संबंध में जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न विचार दिए गए हैं उस पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि असामान्य मनोविज्ञान में असामान्य व्यवहार की जो बात होती है, तो असामान्य मनोविज्ञान या असामान्य व्यवहार है क्या, इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है। तो मनोवैज्ञानिकों, खासकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान में असामान्य मनोविज्ञान उस समय से पैदा माना जाता है जिस समय मानव इस धरती पर आया, उसी समय से इसका वजूद माना जाता है। असामान्य मनोविज्ञान का संबंध मानसिक बीमारियों, विघटित व्यक्तित्व अशांति, अनाभियोजित व्यवहार आदि के कारणों एवं सबसे महत्वपूर्ण उसके उपचार से संबंधित है और उपचार के लिए योजना बनाने से संबंधित है। असामान्यता से संबंधित कई से विचार आए हैं, लेकिन उसको अच्छे से समझने के लिए आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने, खासकर किस्कर नामक मनोवैज्ञानिकों ने 1985 ईस्वी में इसके प्रमुख कुछ विचारधाराओं पर चर्चा की है और कालखंड के आधार पर उसको विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन करने की बात की है, जिसमें पहला है पाषाण युग, जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है। इतिहास में स्टोन एज का मतलब है कि जब मानव सभ्यता विकसित हो रहा था, उस समय पत्थरों के सहारे बहुत सा काम होने लगा था। यहाँ तक कि खेती पत्थरों के आधार पर होती थी, पत्थरों के हथियार होते थे और पत्थरों का एक नुकीला हल टाइप का बना के उस पर खेती किया जाता था। तो उस समय मानव सभ्यता का आधार चूँकि पत्थर था, इसीलिए पाषाण युग, पाषाण का अर्थ पत्थर, स्टोन एज के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें चीन, मिस्र, ग्रीक आदि देशों में जीववाद, एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, जिसमें यह माना गया कि संसार की सभी बस्तियों का जितने भी वस्तु हैं उसका निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है और व्यक्ति के अंदर दो तरह के आत्मा का प्रवेश होता है। एक को इविल या बुरी आत्मा कहते हैं और दूसरे अच्छी आत्मा। इविल या बुरी आत्मा को पिशाची आत्मा या पिशाच के नाम से भी जाना गया और बुरी आत्मा के प्रवेश के कारण ही व्यक्तियों में असामान्यता का गुण आ जाता है। ऐसा उस समय के पाषाण युग के दार्शनिकों का कंसेप्ट था। इसके पिशाच या इविल प्रवृत्ति को उन्होंने बताया कि यह दो प्रकार के भावनाओं से ग्रसित होता है और इसका इलाज के ठीक उसी से संबंधित इसके इलाज के लिए उन्होंने दो प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें पहला का नाम एक्सॉर्सिज्म या अपदूत उपचार विधि के नाम से भी हिंदी में इसे जाना जाता है और दूसरे का नाम उन्होंने जो दिया वो ट्रेफिनेट या निसारण विधि के नाम से भी जाता है। ट्रेफिनेट या ट्रेफिनेशन और एक्सटॉर्सिज्म दो विधियां थी
जिसके आधार पे मानसिक असामान्य लोगों को उस ज़माने में इलाज किया जाता था। तो पहला विधि जो एक्सॉर्सिज्म थी, उसमें जादू टोना, कोरा से मारना, कष्टकर व्यवहार मानसिक रोगियों के साथ करना, ये सब बातें होती थी। और उसमें झाड़ फूँक का भी कॉन्सेप्ट था। इन सब के पीछे उस समय के दार्शनिकों का यह तर्क था कि कष्टकारी उपाय करने से मानसिक रोगियों को जितना कष्ट हम देंगे, उससे मानसिक रोगियों में जो अंदर बुरी आत्माएं प्रवेश कर गई हैं उनको कष्ट मिलेगा। इसलिए मानसिक रोगियों को यदि ठीक करना है तो मानसिक रोगियों को कष्ट देना पड़ेगा, जिससे उसके अंदर जो उसके शरीर में आत्मा का प्रवेश, बुरी आत्माओं का प्रवेश, पिशाच आत्माओं का प्रवेश हो गया है, उसको इतना हम कष्ट दें जिससे कि वह खुद ब खुद उस मानसिक रोगी से के शरीर से बाहर निकल जाए और इस प्रकार मानसिक रोग को दूर किया जाए। दूसरा जो विधि था उसको ट्रैफाइनेशन के नाम से जाना जाता था। उसमें नुकीली पत्थरों से मानसिक रोगियों के सिर में एक छिद्र किया जाता था, अर्थात मानसिक रोगियों के सर को एक पत्थर से छेद कर दिया जाता था, सर को फोड़ दिया जाता था और तब तक सर को फोड़ा जाता था जब तक कि उसके सर से ब्लड नहीं आ जाए, रुधिर नहीं आ जाए, लहू नहीं आ जाए। ऐसा करने के पीछे उस पाषाण युग के दार्शनिकों का तर्क था कि शरीर से जब ब्लड की मात्रा निकल जाती है तो बुरी आत्माओं का शरीर से निष्कासन हो जाता है। सर से छेद करने के पीछे कॉन्सेप्ट था कि उस समय भी दार्शनिक एवं विद्वान यही समझते थे कि हमारा जितना मन है या जो मास्टर ब्रेन है, जो हमारा मुख्य अंग है, वह हमारा व्यक्ति का सर होता है और वहीं पर सर ही वह स्थान है जहाँ पर बुरी आत्माएं रहती हैं। और यदि हम पत्थरों से उनके सर में छेद करते हैं और खून का प्रवाह निकलता है तो वह बुरी आत्मा उस खून में समाहित चुकी रहती है, इसलिए वह बाहर निकल जाती है और इस आधार पे मानसिक रोगियों का इलाज हो जाता है, मानसिक रोगी ठीक हो जाते हैं। ऐसी विचारधारा उस पाषाण युग की थी। दूसरी जो विचारधारा थी उसको प्रारंभिक दार्शनिक एवं मेडिकल साइंस से बहुत ही उत्तम किस्म की विचारधारा थी, इसलिए इसको मेडिकल विचारधाराओं के नाम से जाना जाता है। छात्रों, हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस के जनक हिप्पोक्रेट्स थे और हिप्पोक्रेट्स का जो विचार था उसी विचार की बात आज हम इस कैटेगरी में करेंगे, जिसको कि प्रारंभिक दार्शनिक एवं मेडिकल विचारधाराओं के रूप में जाना जाता है। आज से 2500 साल पहले ग्रीस में मानसिक रोगों के इलाज के लिए उस समय के अनुसार सबसे रैशनल, विवेकी एवं वैज्ञानिक विचारधारा का जन्म हिप्पोक्रेट्स ने किया और उन्होंने मानसिक रोगों को उसी आधार पर ठीक करने की बात की। उस ज़माने में हिप्पोक्रेट्स ने आधुनिक चिकित्सालय की व्यवस्था की और वे नेचर पर ज़्यादा बल देते थे, इसीलिए उन्हें मनोवैज्ञानिक प्रकृतिवादी भी कहते हैं। मानसिक रोग ही नहीं, अन्य रोगों के लिए भी उन्होंने बताया कि किसी भी मानसिक रोग या शारीरिक रोग का एक स्वाभाविक कारण होता है, बिना कारण के कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता है। उन्होंने इसके लिए ह्यूमन केयर की बात की और सारे का केंद्र बिंदु उन्होंने ब्रेन को माना और मस्तिष्क को ब्रेन पैथोलॉजी की उन्होंने बात की। मानसिक बीमारी को उन्होंने 3 प्रकारों में बांटा, जिसमें पहला था उन्माद, मैनिया जिसे कहते हैं, दूसरा था मेलंकोलिया जिसे हम लोग विषाद कहते हैं, और तीसरा था उन्मत्तता, फ्रेंटिस या
मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे ब्रेन फीवर अंग्रेजी में कहते हैं। इस तरह से उन्होंने जितने भी मानसिक रोग थे उसको 3 कैटेगरी में बांटकर अध्ययन करने की बात की। हिप्पोक्रेट्स का कहना था कि जितने भी मानसिक रोगी हैं उनका कारण आनुवंशिक, पर्यावरण, स्वप्न, शरीर में किसी तरह का कष्ट होने के पीछे ब्रेन इंजरी, प्री डिस्पोजिशन जिसे पूर्ववृत्ति भी कहा जाता है, ये मुख्य कारणों में आता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से असामान्य है तो यह भी उनका कहना था कि आने वाला जो जनरेशन है, उनके बाल बच्चे हैं, वह भी मानसिक रूप से असामान्य हो सकते हैं, ऐसी संभावना ज़्यादा बनती है। ब्रेन इंजरी को लेकर उन्होंने कहा कि कई अवस्थाओं में जब सर में घातक चोट लग जाता है तो वह असामान्यता का गुण लेके उस व्यक्ति में विकसित करता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र भी इस बात को मानता है। जहाँ तक आनुवंशिकता का संबंध है तो आनुवंशिकता को लेके भी आज के मनोवैज्ञानिक भी इसको झुठला नहीं सके हैं। उन्होंने ड्रीम को भी बहुत बड़ा कारण माना कि स्वप्न भी एक ऐसा कारण है जिसके वजह से व्यक्ति असामान्य गुण या अवगुण को पैदा करता है। उन्होंने हिस्टीरिया एवं उसके इलाज की चर्चा की। सर्वप्रथम हिप्पोक्रेट्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी सारी बातों का, इतनी सारी बीमारियों का एक सैद्धांतिक रूप से चर्चा करने की कोशिश की। उनका कहना था, खासकर हिस्टीरिया के संबंध में उनके द्वारा किए गए काम काफ़ी इज्जत के साथ लिए जाते हैं, काफ़ी प्रमुख रहे। उनका कहना था कि हिस्टीरिया का कारण, एक तो उन्होंने कहा कि हिस्टीरिया सबसे पहले अधिकतर महिलाओं में होने वाला रोग है एवं हिस्टीरिया का कारण संतान की उत्पत्ति न होना, गर्भाशय का पूरे शरीर में घूमना आदि को बताया। और इसके पीछे बताया कि यदि वैसे लड़कियों का या स्त्रियों की जिसको बाल बच्चे नहीं होते हैं, इस रोग की संभावना ज़्यादा पाई जाती है और यदि विवाह ही इसका एकमात्र उपाय उन्होंने बताया। हिप्पोक्रेट्स का यह विचार उस समय के दार्शनिकों के बीच एवं विद्वानों के बीच काफ़ी रोचक और मशहूर हुआ और उनकी काफ़ी ख्याति बढ़ गई। इस तरह से हमने देखा कि जो प्रारंभिक विचारधाराएं थे या जो मेडिकल विचारधाराएं थे या हिप्पोक्रेट्स के दिए गए विचारधाराएं थे, वह आज से 2500 साल पूर्व दिए गए विचारधाराओं में काफ़ी प्रमुख रहा। और इन्होंने शरीर के 4 प्रमुख पित्त की चर्चा की, जो कि इनके द्वारा बताया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण कामों में था। उन्होंने कहा कि शरीर में 4 प्रकार की पित्त पाए जाते हैं और इन पित्त के कारण मानसिक रोग की उत्पत्ति होती है, जिसमें इन्होंने रंग के आधार पर लाल पित्त, पीला पित्त एवं काला पित्त की बात की। और पीला और काला पित्त, ब्लैक बाइल और इसके बाद तीसरा जो उन्होंने बताया ब्लड, खून के बारे में बताया, और चौथा था श्लेष्मा। इस तरह से 4 प्रकार के पित्त की चर्चा की, येलो, ब्लैक, ब्लड और श्लेष्मा। इन चारों के आधार पर उन्होंने बताया कि इन चारों के सही ढंग से हर व्यक्ति में सामंजस्य नहीं रहने के कारण व्यक्ति असामान्यता का गुण उसमें पैदा हो जाता है। इस तरह से बहुत से वैज्ञानिक आधार की चर्चा की। बहुत मेडिकल साइंस के रूप में हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिया गया जो विचारधाराएं थी वह काफ़ी प्रमुख रही। उस समय और उस काल के अनुसार से ऐसी व्याख्या किसी पूर्व के दार्शनिक ने या विद्वान ने नहीं की थी। चूँकि हिप्पोक्रेट्स के द्वारा गया विचार शून्य में दिया गया विचार था,
एवं इसी कारण से इनके इस विचारधारा को उस समय के अनुसार से क्रांतिकारी विचारक के रूप में जाना जाने लगा और एक ऐतिहासिक विचारधारा के रूप में माना जाता है। इस तरह से हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिया गया जो कॉन्सेप्ट था वह काफ़ी प्रमुख रहा। अब आगे के क्लास में हम लोग इसी मेडिकल विचारधाराओं से संबंधित हम लोग या प्रारंभिक जो दार्शनिकों का विचारधारा एक टॉपिक है उसके अंतर्गत हम लोग प्लेटो और अरस्तु के बारे में चर्चा करेंगे कि उनका मानसिक असामान्यता के संबंध में या मानसिक रूप से असामान्य व्यक्तियों के संबंध में उनका क्या कहना था और उसके इलाज के लिए वो किस तरह का सुझाव देते थे। तो आप लोग से छात्रों निवेदन है कि आप लोग इसको पढ़ के आइएगा और किसी तरह का प्रश्न हो तो आप हमसे पूछिएगा। मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर भी दिया हुआ है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।